चालू है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आगे की हमारा सिस्टम ये है, इस वीडियो में 19 मिनट लगानी है, ठीक है। कल की वीडियो में हमारी जानकारी यहीं तक थी, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस सबों का, जिसको हमने नाम दिया था पार्ट्स ऑफ क्लॉज, जिनकी संख्या 5 थी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ठीक है। ये 5 थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये कल हमने यहीं तक छापा था इसको, ठीक है। और कल की उस नॉलेज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज की संख्या 5 थी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में शब्दों का कहा था। मैंने कहा था कि कम से कम 2 एलिमेंट से सेंटेंस मेड होता है और अधिकतम 5 एलिमेंट से सेंटेंस मेड होगा, जिसके हमने आपको 4 उदाहरण भी देकर के समझाए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है और इसकी ये कितने प्रकार का होता है, इसकी कैसे पहचान होती है, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में एक हेड वर्ड होता है। क्या होता है? हेड वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस में एक हेड वर्ड होता है, सबसे प्रमुख शब्द होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति, सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति साधारण वाक्य में स्थान नंबर 1, प्रश्नवाचक वाक्य में स्थान नंबर 2, ठीक है, और WH वर्ड वाले वाक्य में स्थान नंबर 3 पर सब्जेक्ट की स्थिति होती है। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? शुरू में। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर आपको क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर आपको मिलता है, सबसे पहले क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा। WH वर्ड वाले वाक्य में सबसे पहले आपको WH वर्ड मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद स्थान नंबर 3 पर आपको मिलेगा क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक हेड वर्ड हो गया, सेंटेंस का प्रमुख शब्द होगा। साधारण वाक्य में 1, प्रश्नवाचक वाक्य में 2 और WH वर्ड वाले वाक्य में 3 स्थान पर, तीसरे स्थान पर उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। सब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं? सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। नीचे को मैं इरेज कर रहा हूं। सब्जेक्ट कर्ता, ठीक है। कर्ता सेंटेंस में एक क्या होता है? कर्ता सेंटेंस में एक हेड वर्ड होता है, प्रमुख शब्द होता है, जिसका वाक्य में जिसका स्थान कहाँ मिलता है? 1, 2 या 3। साधारण सिंपल सेंटेंस में वो मिलेगा स्थान नंबर 1 पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 पर, और WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्थान नंबर 3 पर उसकी पोजीशन होती है। सब्जेक्ट के प्रकार, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 होगा नंबर के आधार पर, नंबर 1 और नंबर मीन्स क्या होगा? वचन के आधार पर, और नंबर 2 होगा पर्सन का मतलब क्या होगा? पुरुष के आधार पर। अब ऐसा ना है बढ़िया पुरुष और बेकार पुरुष, 2 तरह के हैगे, ठीक है। वचन, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में एक वचन, बहुवचन होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी की तर्ज पर अंग्रेजी में भी 2 तरह के वचन होते हैं। नंबर 1 होगा सिंगुलर नंबर, और नंबर 2 हो जाएगा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम क्या बोल देते हैं? एक वचन, और प्लूरल नंबर को हम बोल देते हैं बहुवचन।
जैसा कि एक वचन सिंगुलर नंबर एक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो एक वचन में शामिल होते हैं, एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन में शामिल होते हैं। ही सी इट वन नेम, इनको एक वचन में, आई वी यू दे वन मोर नेम को अपन बहुवचन में शामिल कर देते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर जो नंबर की जो सब्जेक्ट पोजीशन है, सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर जो सब्जेक्ट की जो पोजीशन है, सही है, सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो उसमें आपको थोड़ा सा विरोध दिखता है। कैसे विरोध दिखता है कि उसमें ये विरोध दिखता है कि ही सी इट वन नेम एक वचन हो गया, आई वी यू दे, आई जो कि आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं जैसे कि एक के लिए ही प्रयुक्त शब्द है भाई मैं, तो आई एक सिंगुलर एक ही व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई मैं तो एक ही है, तो उस कंडीशन से तो आई हमारा एक वचन में ही शामिल होना चाहिए। वस्तुतः आई एक वचन है। आपसे पर्टिकुलर एक रेफरेंस में पूछता है कि आई क्या है, तो आई एक सिंगुलर वर्ड है वैसे तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज यदि प्रयोग करने के आधार पर आई की बात की जाएगी तो आई कहीं पर एक वचन तो कहीं पर बहुवचन। अधिक संख्या में आई का प्रयोग अधिक संख्या में किसमें होता है, आई अधिक संख्या में बहुवचन में प्रयोग है, इसलिए इसको प्लूरल नंबर कहा गया है। ये चीज बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वस्तुतः आई क्या है, वस्तुतः आई एक वचन है, ठीक है, लेकिन प्रयोग करने के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, कैसे देखो प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आई के साथ बहुवचन की क्रिया है वो डिड का डू डज डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ कंडीशन आई की बहुवचन हो गई। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के संग स्पेशल सहायक क्रिया एम का, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के संग क्या आता है, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई के संग हैव बीन का प्रयोग होता है। आप देख लो 4 टेंसों में से 3 टेंसों में आई की कंडीशन बहुवचन की निकल के आई है और एक में अलग से सहायक क्रिया लिए, ऐसा भी नहीं है कि उसमें एक वचन की सहायक क्रिया निकल के आई है। तो उस प्रयोग के आधार पर आई को बहुवचन में शामिल किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये आई एक वचन है या आई बहुवचन है। लाला ये शटर थोड़ी सी डाउन कर, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे हिसाब से। बस अब सही है। हाँ, अब सुनो, आगे हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में आई डिड दोनों की सहायक क्रिया है, तो वहां की कंडीशन अलग है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं वाज आई के संग, वहां वाज सिंगुलर आ गया लेकिन हेड दोनों की है, तो उस हिसाब से देखो कि 8 में से बहुत कम टेंस हैं जहां सिंगुलर में प्रयोग है, लेकिन ज़्यादातर जो यूजेस हैं वो या तो स्पेशल यूज हैं या अधिक प्रयोग बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन में माना गया है इसको। लेकिन वैसे बात करें तो आई एक ही व्यक्ति को प्रयोग है तो एक वचन होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन होने की दृष्टि से और यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन रखी गई है वो ये रखी गई है कि नहीं साहब पर्सन के हिसाब से सही प्रयोग रहेगा। ठीक है, पर्सन पुरुष, हिंदी में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में भी
अंग्रेजी में क्या होंगे आपके 3 पर्सन होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आई और वे। सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, नेम। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब सुनो, आई और बी फर्स्ट पर्सन क्यों है? आई और बी फर्स्ट पर्सन क्यों है? क्योंकि आई और बी फर्स्ट पर्सन स्पीकर होते हैं। आई और बी क्या होते हैं? स्पीकर। जैसे मैं कल भरतपुर जाऊंगा, इस बात को कहने वाला भी मैं ही हूं और भरतपुर जाने वाला भी कौन हो? मैं ही हूं। इसलिए आई की पोजीशन एक ही पर्सन के रूप में होती है। बी, हम सभी कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो इस बात को कहने वाले करने वाले हम हैं। एक होने का बोध जहाँ प्रतीत होता है, एक पर्सन की जहाँ पर प्रतीति है, अर्थात जो स्पीकर की फॉर्म में होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। यू लिसनर होता है। यू की पोजीशन श्रोता की होती है। कैसे? मैं और तुम कल घर जाएंगे, मैं और तुम कल घर जाएंगे, तो मैं इस बात को कहने वाला, यू की पोजीशन सुनने वाले दूसरे पर्सन की है, इसलिए यू को सेकंड पर्सन में ही शामिल किया जाता है। ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम। मैं और तुम कल उसके या मोहन के घर जाएंगे, तो मैं कहने वाला, तुम सुनने वाला और मोहन तीसरा पर्सन है, अर्थात कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन होता है, तो नेम को थर्ड पर्सन में ही शामिल किया जाता है। टू स्पोक आउट, जिसके बारे में बात की जाए, वो आपका कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होता है। वक्ता फर्स्ट पर्सन, श्रोता सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो आई और बी स्पीकर, आई और बी स्पीकर, यू लिसनर और ही, सी, इट, दे, नेम की पोजीशन किस में होती है? स्पोक आउट, जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, ये तो हो गए सब्जेक्ट। दो प्रकार के, नंबर और पर्सन के आधार पर। नंबर के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसलिए पर्सन के आधार पर सब्जेक्ट का प्रयोग और नंबर के आधार, दोनों प्रकार से आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब सब्जेक्ट क्या, हमने नंबर, कोई पूछता है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस में एक हेड वर्ड होता है। सब्जेक्ट का वाक्य में स्थान 1, 2, 3, साधारण वाक्य में 1 नंबर पर, प्रश्नवाचक में 2 और WH वर्ड प्रश्नवाचक में 3 नंबर पर। सब्जेक्ट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नंबर के आधार पर और पर्सन के आधार पर। नंबर के आधार पर भी 2 प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन ही, सी, इट, एक वचन में ही, सी, इट, वन नेम, और बहुवचन में आई, वी, यू, दे, वन मोर नेम। पर्सन के आधार पर 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा हो जाता है आई और बी, सेकंड पर्सन आपका हो जाएगा यू, और थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, सी, इट, दे, नेम। ठीक है, ये तो हमारा नॉलेज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। SBOCA आपने पढ़ा है, SBOCA। तो SBOCA की चर्चा चल रही है। यहाँ सब्जेक्ट के बारे में सेकंड नंबर पर आता है वर्ब। सेकंड नंबर पर क्या आता है भैया? वर्ब। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो किसी कार्य के करने या होने को जो दर्शाती है वो क्या कहलाती है? क्रिया। द वर्ड दैट इज सो डूइंग एंड बीइंग कंडीशन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो क्रिया वर्ब, सेकंड नंबर है वर्ब। ठीक है, क्रिया। क्रिया एक सेंटेंस में जो क्रिया की स्थिति होती है, जो डूइंग और बीइंग किसी कार्य के करने और होने को जो दर्शाती है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, करने और होने को दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो सेंटेंस में, साधारण वाक्य में 2-3 नंबर पर,
प्रश्नवाचक वाक्य में 1 नंबर बढ़ जाएगा, WH में उससे भी 1 नंबर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 2 और जैसे साधारण वाक्य में 2 या 3 और प्रश्नवाचक में 3, 4, WH वर्ड में 4 या 5 पोजीशन पर उसकी स्थिति हो सकती है। वर्ब के प्रकार, वर्ब के जो प्रकार होंगे बेसिकली वर्ब 2 ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार हैं? नंबर 1 होगा ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 1 कौन सा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर ट्रांजिटिव भी बोल देते हैं, और नंबर 2 होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? हिंदी में भी आपने पढ़ी होंगी कर्मक और सकर्मक। इनट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको हम? अकर्मक क्रिया। ठीक है, 2 तरह की क्रिया होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक, लाइट चली गई है शायद, थोड़ा बोर्ड पे कम दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक 2 तरह की क्रिया होती हैं, जैसा कि नाम से विदित है। में साथ कर्म, जो साथ में कर्म ले रही है वो ट्रांजिटिव क्रिया कहलाएगी। अमीस नहीं, जो साथ में कर्म नहीं ले रही वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हिंदी में भी आपसे कोई पूछता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। में साथ जो कर्म लेती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अमीस नहीं, जो कर्म नहीं लेती वो इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो, सकर्मक और अकर्मक, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पैसिव वॉइस जो बनती है, पैसिव वॉइस जो बनती है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनाई जाती है। पैसिव वॉइस जो बनेगी वो ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनाई जाती है। इनट्रांजिटिव वर्ब की कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। वैसे एक और तीसरी क्रिया निकल के आती है, लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज वर्ब जो होते हैं उनको लिंकिंग वर्ब में शामिल किया जाता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ कर्म लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे देखो, ही राइट्स, वैसे सेंटेंस तो सही नहीं है लेकिन समझाने की दृष्टि से ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। सेंटेंस गलत है ये, ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। एक ही पत्र लिखेगा सब जिंदगी में, प्रेजेंट टेंस है, वर्क इज रेगुलर है, तो लेकिन समझाने में सेंटेंस का बहुत योगदान है। ही का मतलब हो गया सब्जेक्ट, राइट्स का मतलब हो गया यहाँ वर्ब, और ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वह क्रिया जो अपने साथ में क्या ले रही है? कर्म। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। और नीचे करो, ऑब्जेक्ट, वह क्रिया, बस बस, वह क्रिया जो अपने साथ में क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है, तो वह कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। ये अब सुनो, ऑब्जेक्ट, अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे पड़ेगी? आपको ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सुनो, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट की नॉलेज कैसे होगी? आपको सब्जेक्ट और वर्ब के साथ व्हाट और हुम से प्रश्न कराना है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। ठीक है, अब वर्ब की पहचान, इंग्लिश में 5 वर्ब फॉर्म प्रयोग होती हैं। एक तो खाली फर्स्ट फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग रहा है, एक फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही है, एक सेकंड फॉर्म है और एक थर्ड फॉर्म है।
इनसे आप मेन वर्ब फॉर्म को पहचान सकते हैं। या मैं क्या लग रहा हूँ ES, तो ये पोजीशन हो गई ना, तो ऐसे आप सब्जेक्ट वर्ब को पहचान लेंगे। सब्जेक्ट की पोजीशन, सब्जेक्ट की जो पोजीशन, सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ऑब्जेक्ट वर्ब की पोजीशन यहाँ से हो गई। सब्जेक्ट वर्ब के साथ व्हाट और हुम से आप प्रश्न कराएं, जवाब जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गया तो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड जो वर्ब होगी वो आपकी टीवी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट है गो ना, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मिलको तो वर्ब के टीवी आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, टीवी। और टीवी है गई तो फिर वाकू इलाज देना पड़ेगा, और इलाज वो सही सही कर्म वारो देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म सही रखने पड़ेंगे। वह टीवी है गई तो वह, क्योंकि जब ही प्रॉपर इलाज, क्योंकि बात आई है कि आपको क्या करना पड़ता है, बीमारी के साथ साथ परहेज सही रखने पड़े, अर्थात कर्म के सही रखने पड़ते हैं। जो कर्म आगो तो सही क्रिया करनी पड़ेगी और सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो व्हाट और हुम वह लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र, तो क्या का जवाब जो प्राप्त हुआ है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद हुम का, जैसे हुम में मिस्टर चौधरी टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर चौधरी टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर चौधरी टीचेज अस इंग्लिश। अब टीचेज वर्ब कौन सी क्रिया है, कोई यूं पूछे तो भैया रुक जाने बताएंगे। पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट मिस्टर चौधरी ये वर्ब हो गई। इतिहास बताओ कि ऐसे एस वाली वर्ब है, प्रश्न कराओ आप व्हाट और हुम से। मिस्टर चौधरी क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो अस और इंग्लिश दोनों क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। अब व्हाट दोनों ऑब्जेक्ट हो गए तो ये क्रिया कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक ही हम पढ़ाएंगे, यहाँ से आगे की जो नॉलेज रहेगी वो हमारी अगली क्लासेस में रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बंद बीच में